नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं और इनकी मदद से हम समझेंगे कि भाई कुछ चीजें चुंबक से क्यों चिपकती हैं, कुछ क्यों नहीं। सही कहा। ये रोजमर्रा की चीज लगती है, पर इसके पीछे का विज्ञान काफी गहरा है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि ये चुंबकीय गुण मतलब मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है। हाँ, और ये अलग अलग तरह के पदार्थ जैसे कुछ आकर्षित होते हैं, कुछ विकर्षित, ये सब क्यों होता है और कैसे कुछ चीजें परमानेंट मैग्नेट बन जाती हैं। हाँ वही, जैसे फ्रिज पर जो हम मैग्नेट चिपकाते हैं वो क्यों चिपकता है। अक्सर लोहे का ही क्यों होता है, प्लास्टिक का क्यों नहीं। बिल्कुल, इसका जवाब इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल, ये गुण, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहाँ से है किसी सॉलिड में। देखिए, सारा खेल जैसा मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों का है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर तो घूमता ही है ना। हाँ। लेकिन वो अपनी धुरी पर भी स्पिन करता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है। अच्छा। स्पिन करता है। हाँ। स्पिन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो जब वो स्पिन करता है उससे एक बहुत छोटा सा एक माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन खुद में एक नन्हा सा मैग्नेट बन जाता है। उसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अच्छा। हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा मैग्नेट। फिर वही सवाल, अगर ऐसा है तो सारी चीजें मैग्नेटिक क्यों नहीं होती? हर चीज में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा होता है। बात निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन अकेले हैं या जोड़े में, मतलब पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड। पेयर्ड या अनपेयर्ड। हाँ, देखिए परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं। आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह। तो दूसरे का डाउन। ओके, ऑपोजिट स्पिन। हाँ, अपोजिट स्पिन। इससे होता यह है कि उनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो बराबर और विपरीत फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो नेट इफेक्ट 0 हो गया। एग्जैक्टली। नेट चुंबकीय प्रभाव शून्य। तो जिन पदार्थों में सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पेयर्ड होते हैं उनमें कोई परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। समझ गया। तो अगर सब पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक असर खत्म। फिर चुंबकत्व दिखाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड। हाँ, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिटल में अकेले हों, जिनका कोई साथी, कोई जोड़ीदार ना हो। अच्छा। जब इलेक्ट्रॉन अकेला होता है तो उसका स्पिन किसी और से कैंसिल नहीं होता, उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट बना रहता है। जानकारी यही बताती है कि यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो पदार्थ में परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट लाते हैं और उसे चुंबकीय गुण देते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है। अरे वाह, तो मतलब पूरा खेल इस बात का है कि कितने इलेक्ट्रॉन अकेले हैं बिना जोड़ी के। बिल्कुल सही। और इसी आधार पर मतलब पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कैसा बर्ताव करता है जो सीधे सीधे उसके अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, हम पदार्थों को क्लासिफाई करते हैं। हाँ, तो ये क्लासिफिकेशन कैसा है? क्या मुख्य कैटेगरीज बताई गई हैं इन दस्तावेजों में? मोटे तौर पे स्रोतों के अनुसार 3 मेन कैटेगरीज हैं। प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक और लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक। ठीक है। हाँ, कुछ और भी खास टाइप होते हैं, पर ये 3 सबसे कॉमन और जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले ये प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक, ये क्या बोला है? डायामैग्नेटिक पदार्थ वो होते हैं जिन्हें अगर आप किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उस फील्ड से बहुत हल्के से विकर्षित होते हैं, मतलब रिपेल होते हैं। रिपेल होते हैं मतलब चुंबक उन्हें खींचने के बजाय धकेलता है। अजीब बात है। हाँ, अजीब लगता है पर होता है। हालांकि ये रिपल्शन इतना वीक होता है कि हम रोजमर्रा में महसूस नहीं कर पाते, लेकिन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है। और ऐसा होता क्यों है? जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पदार्थों में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जोड़ों में। अच्छा, वही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली बात। हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया, पेयर्ड होने से उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो अपना परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो है नहीं। लेकिन जब बाहर से फील्ड लगाते हैं तो उनमें एक प्रेरित मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है जो बाहरी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है।
इसीलिए रिपल्शन होता है। अच्छा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से ये रिपेल होते हैं, भले ही बहुत कम। कुछ उदाहरण है इसके, मतलब आम जिंदगी से? हाँ, कई आम चीजें डायमैग्नेटिक हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस N2, फ्लोरीन F2, नमक NaCl, पानी H2O। पानी भी? अरे हाँ, पानी भी। और बेंजीन C6H6 भी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। पानी का डायमैग्नेटिक होना तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, ठीक है, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, अणु चुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक से कैसे अलग हैं? पैरामैग्नेटिक पदार्थ डायमैग्नेटिक के उलट बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। वो रिपेल हो रहे थे, ये अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं। ये क्यों? जानकारी बताती है कि इसका कारण है इनमें एक या ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का होना। अच्छा, यहाँ आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, जैसा हमने समझा, हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अपना एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो नन्ना मैग्नेट। तो जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये नन्हे मैग्नेटिक मोमेंट खुद को फील्ड की दिशा में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लाइन में लगने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ वैसा। और इसी अलाइनमेंट की वजह से पदार्थ ओवरऑल फील्ड की तरफ खिंचता है, अट्रैक्ट होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से आकर्षण, लेकिन यहां भी आपने कहा कमजोर रूप से आकर्षित। इसका क्या मतलब है, और क्या ये हमेशा के लिए होता है, मतलब परमानेंट? कमजोर का मतलब कि अट्रैक्शन तो है, पर फेरोमैग्नेटिक जैसा बहुत स्ट्रांग नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इन स्रोतों से साफ है वो ये कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ अपना मैग्नेटिज्म तभी तक दिखाते हैं जब तक बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, जैसे ही आप फील्ड हटाते हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट थे, ये फिर से रैंडम हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं थर्मल एनर्जी के कारण, और पदार्थ का नेट मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ओह, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते, बस फील्ड लगाने पर अट्रैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली, ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म है। क्या इसका कोई खास इस्तेमाल है, और इसके उदाहरण क्या हैं? हाँ, ये प्रॉपर्टी पदार्थों की पहचान और उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना समझने में काम आती है। उदाहरण की बात करें तो स्रोतों में ऑक्सीजन गैस O2 का जिक्र है। ऑक्सीजन, O2, वो तो हम सांस में लेते हैं। हाँ, वही ऑक्सीजन। दिलचस्प है ना? ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा कॉपर आयन Cu2+, आयन आयन Fe3+, क्रोमियम आयन Cr3+ भी पैरामैग्नेटिक हैं। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक होना वाकई रोचक है। चलिए, अब आते हैं सबसे फेमस कैटेगरी पर, लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। इनके बारे में क्या खास है, लोहा वगैरह? हाँ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वो हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से बहुत ही मजबूती से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। यही वो पदार्थ हैं जिन्हें हम आम भाषा में चुंबकीय या मैग्नेटिक कह देते हैं, जैसे लोहा। हाँ। जानकारी के अनुसार इनमें ना सिर्फ काफी ज्यादा संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बल्कि एक और खास चीज होती है जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेन है? ये क्या होता है? डोमेन आप ऐसे समझे कि पदार्थ के अंदर छोटे छोटे इलाके होते हैं, रीजन होते हैं, जो पहले से ही मैग्नेटाइज्ड होते हैं। अच्छा, अंदर ही? हाँ, हर डोमेन के अंदर हजारों लाखों एटम्स के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप ही एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एक ही दिशा में अलाइन रहते हैं। लेकिन एक सामान्य अनमैग्नेटाइज्ड लोहे के टुकड़े में ये डोमेन खुद अलग अलग दिशाओं में बिखरे होते हैं, कोई इधर कोई उधर, तो ओवरऑल उनका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। अच्छा, तो अंदर छोटे मैग्नेट तो हैं, पर वो सब अलग अलग मुँह किए हुए हैं। बिल्कुल। और जब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तब क्या होता है? हाँ, तब क्या होता है? तब दो चीजें होती हैं। एक, जो डोमेन पहले से ही फील्ड की दिशा के आसपास होते हैं वो ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं। और दूसरा, बाकी डोमेन घूमकर खुद को बाहरी फील्ड की दिशा में अलाइन कर लेते हैं। अरे वाह! नतीजा ये होता है कि लगभग सारे डोमेन एक ही दिशा में आ जाते हैं और इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसीलिए ये पदार्थ इतनी मजबूती से अट्रैक्ट होते हैं। ये तो कमाल का टीम वर्क है डोमेन्स का। और क्या इसीलिए ये स्थायी चुंबक बन सकते हैं, वो फ्रिज वाले मैग्नेट की तरह? बिल्कुल, यही फेरोमैग्नेटिक पदार्थों की सबसे खास बात है, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। एक बार जब इन डोमेन्स को बाहर से फील्ड लगा के
एक दिशा में अलाइन कर दिया जाता है तो फील्ड हटाने के बाद भी ये डोमेन काफी हद तक उसी अलाइनमेंट में बने रहते हैं। परमानेंटली? काफी हद तक, हाँ। वो पूरी तरह से वापस रैंडम नहीं होते, उनमें एक मेमोरी सी रह जाती है। इसी वजह से ये पदार्थ परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और अपना मैग्नेटिज्म बनाए रखते हैं। और हाँ, फ्रिज पर चिपकने वाले मैग्नेट इसी फेरोमैग्नेटिज्म का कमाल है। तो अब समझ आया कि वो चिपकते क्यों हैं। इसके उदाहरण लोहा तो है ही, और हाँ, लोहा Fe तो क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोबाल्ट, CO, निकल, Na, गैडोलीनियम Gd, ये भी फेरोमैग्नेटिक है। और एक कंपाउंड क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2, ये भी स्रोतों में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य प्रकार हो गए। डायमैग्नेटिक जो रिपेल होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं पर टेम्पररी। और फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, डोमेन्स हैं और परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन काफी क्लियर है। हाँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल सही फ्रेमवर्क है। अच्छा, इन स्रोतों में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, उनके मैग्नेटिक गुणों की भी बात हुई है। ये तो काफी पेचीदा मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ, होते हैं। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कैसे पता लगाते हैं? क्या वही सिंपल इलेक्ट्रॉन काउंटिंग काम करती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मामला थोड़ा और गहरा हो जाता है। इनमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है और उससे कई दूसरे ग्रुप्स जुड़े होते हैं जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स? हाँ। ये लिगेंड्स मेटल के इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट को, खासकर उसके जो बाहरी d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको काफी प्रभावित करते हैं। अच्छा। तो इसलिए सिर्फ मेटल आयन को देखकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लेना हमेशा सही नहीं होता। लिगेंड के जुड़ने के बाद स्थिति बदल सकती है। तो फिर कैसे पता चलता है? क्या तरीके हैं? यहीं पर केमिस्ट्री के कुछ सिद्धांत काम आते हैं, जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में भी है। 2 मेन थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। VBT और CFT, ठीक है, ये कैसे मदद करती हैं? पहले VBT के बारे में बताइए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT इस पर फोकस करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करती है, मतलब मेटल के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं ताकि वो लिगेंड से अच्छे से बॉन्ड बना सकें। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ। तो जानकारी के अनुसार VBT हमें ये अंदाजा लगाने में मदद करती है कि इस बॉन्डिंग प्रोसेस के बाद मेटल आयन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। अच्छा, बॉन्डिंग के बाद कितने बचे? हाँ, और फिर उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर का अनुमान लगा सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो VBT बॉन्डिंग के बाद बचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर फोकस करती है। हाँ। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, हाँ, वो कैसे अलग है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT का नजरिया थोड़ा अलग है। ये लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज या डाइपोल की तरह देखती है और ये देखती है कि इन लिगेंड्स का मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स की एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। d ऑर्बिटल्स की एनर्जी पर असर? हाँ, जानकारी ये बताती है कि जब लिगेंड्स मेटल के पास आते हैं तो जो मेटल के 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी अकेले आयन में बराबर होती है, वो लिगेंड्स के फील्ड में अलग अलग एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, बंट जाते हैं। स्प्लिट हो जाते हैं, बंट जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? और इसका मैग्नेटिज्म से क्या कनेक्शन है? मतलब ये कि कुछ d ऑर्बिटल्स ज्यादा एनर्जी वाले हो जाते हैं और कुछ कम एनर्जी वाले। अब जब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कितना स्ट्रांग है। अच्छा, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर? हाँ, अगर लिगेंड वीक फील्ड वाला है, कमजोर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक करके भरते हैं, हुंड्स रूल के हिसाब से। इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसे कहते हैं हाई स्पिन स्टेट। हाई स्पिन, ज्यादा अनपेयर्ड। बिल्कुल। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, मजबूत है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बचाने के चक्कर में पहले नीचे वाले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में ही पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। ओह, पेयरिंग जल्दी हो जाती है। हाँ, इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। इसे कहते हैं लो स्पिन स्टेट। लो स्पिन, कम अनपेयर्ड। अच्छा,
तो लिगेंड डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन अकेले रहेंगे या जल्दी जोड़ी बना लेंगे, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल जाता है। एग्जैक्टली। और यही नंबर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तय करता है। कमाल है। तो CFT हमें ये समझने में मदद करती है कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन होगा या लो स्पिन, और इस तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्यादा सही अनुमान लगाने में मदद मिलती है। इससे हम ना सिर्फ ये बता सकते हैं कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, बल्कि उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू का भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिसे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये दोनों थ्योरीज VBT और CFT अपने अपने तरीके से इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के मैग्नेटिक राज खोलने में मदद करती हैं। ये तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हो गया। मतलब इन थ्योरीज से हम इतने कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर का मैग्नेटिक बिहेवियर भी समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं कि ठोस पदार्थों के ये जो मैग्नेटिक गुण हैं, ये आइसोलेशन में नहीं देखे जाते। ये फिजिकल केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बड़े दायरे का हिस्सा हैं। हाँ वो तो है। इन्हें अक्सर पदार्थ की क्रिस्टल संरचना, उसमें मौजूद डिफेक्ट्स जैसे पॉइंट डिफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी बैंड्स, बैंड थ्योरी जैसे दूसरे पहलुओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। इन सबको मिलाकर ही हमें किसी मटेरियल के ओवरऑल गुणों और व्यवहार की पूरी तस्वीर मिलती है। सही कहा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मेन पॉइंट्स क्या रहे? हमने देखा कि सॉलिड्स में मैग्नेटिज्म की जड़ इलेक्ट्रॉनों के स्पिन में है। हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है। हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है जोड़े में, तो उनका मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और पदार्थ ज्यादातर डायामैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा रिपेल होता है। ठीक है। और अगर पदार्थ में अकेले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। हाँ। इसमें हमने दो मेन टाइप देखे। पैरामैग्नेटिक, जो बाहरी फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं पर फील्ड हटाने पर मैग्नेटिज्म खत्म। और दूसरे फेरोमैग्नेटिक। हाँ, फेरोमैग्नेटिक जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और जिनमें वो डोमेन वाली बात थी जिसकी वजह से वो परमानेंट मैग्नेट भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी छुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसे कॉम्प्लेक्स केस में VBT और CFT जैसी थियरीज हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मैग्नेटिक गुणों का अनुमान लगाने में मदद करती हैं, खासकर हाई स्पिन और लो स्पिन स्टेट्स को समझकर। तो अब जब हम ये अलग अलग तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर जान गए हैं, रिपल्शन से लेकर टेम्पररी अट्रैक्शन और फिर परमानेंट मैग्नेटिज्म तक, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इन अलग अलग प्रॉपर्टीज का हमारी टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता होगा, है ना? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव या दूसरे डेटा स्टोरेज डिवाइस में जानकारी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किस तरह का मैग्नेटिज्म बेस्ट होगा, पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म, और क्यों? हाँ, सोचने वाली बात है। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग में जो MRI मशीनें होती हैं, उनमें इतने शक्तिशाली मैग्नेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? वो किस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते होंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढना और अलग-अलग एप्लीकेशंस में मैग्नेटिज्म के इस्तेमाल को समझना, ये आगे की खोजबीन के लिए एक अच्छी दिशा हो सकती है।